स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो न्यू कोर्स है 2021 और 22 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है वो लाइव चल रही है, तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमें सोशल मीडिया के इन अकाउंट से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। जेम्स प्रिंसेप कौन था, ठीक है। तो जैसे ही मैं 4 ऑप्शन बोलूँगा, आपको जो आपकी तरफ से सही आंसर लगता है वो आप कमेंट लाइव सेशन में अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, यह एक चिकित्सक था, यह एक मानचित्रकार था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किन लिपियों का अर्थ निकाला गया था? ब्राह्मी और ग्रीक, ब्राह्मी और खरोष्टी, खरोष्टी और पाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर तो बहुत ही ईजी सा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा निकाला गया था, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो अर्थ है वो लगभग किस दशक में, किस सन वगैरह में, कब निकाला गया था। सिंपल सा है कि ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? 1820 के दशक में, 1840 के दशक में, 1830 के दशक में, 1850 के दशक में। तो इसका सही आंसर है 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीनतम जो अभिलेख हुआ करते थे यह किस भाषा में लिखे जाते थे। आपके ऑप्शन है पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, फारसी भाषा में या फिर प्राकृत भाषा में। तो प्राचीनतम जो अभिलेख हुआ करते थे वो प्राकृतिक भाषा, प्राकृत यानी कि एक बहुत ही कठिन तरह की भाषा होती थी जो कि प्राचीनतम अभिलेखों में लिखी जाती थी, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश जो अभिलेख और जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर क्या लिखा होता था? पियदस्सी, गमन, मेसोपोटामिया, मेलुहा। तो इसका सही आंसर है पियदस्सी, ठीक है। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी लिखा होता था। क्वेश्चन नंबर 6, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर ये खुदे होते थे वो क्या कहलाते थे? पांडुलिपि, अभिलेख, ताम्रपत्र या इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्तन जैसे कठोर सतह पर जो खुदे हुआ करते थे इन्हें कहते थे अभिलेख। क्या कहा जाता था इन्हें? अभिलेख, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र जो किताब है, अर्थशास्त्र की जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक के द्वारा, मेगास्थनीज, कौटिल्य, जेम्स प्रिंसेप। तो अर्थशास्त्र की किताब की जो रचना है वो कौटिल्य के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर सही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिका जो किताब है, इंडिका किताब की रचना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा या फिर मेगास्थनीज के द्वारा। तो इंडिका किताब की रचना जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना हुआ था? मगध, कौशल, कुरु या पांचाल। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। कौन सा? मगध।
अब देखिए मगध महाजनपद जो था वो शक्तिशाली क्यों था, इसके बारे में भी अभी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उससे पहले देखिए कि आरंभ में जो मगध था इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, राजगाह, आरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आरंभ में जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगाह। कौन सी, ऑप्शन सेकंड, राजगाह, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। पहला, यहाँ पे अच्छी खेती की उपज हुआ करती थी क्योंकि ये नदी के किनारे पर स्थित था, सही है। यहाँ पे लोहे की खदानें अधिक मिली हैं, ये भी ठीक है। यहाँ के मगध के जंगलों में हाथी की उपलब्धता काफ़ी मात्रा में थी, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, तो मगध के शक्तिशाली होने के उपरोक्त सभी यहाँ पे कारण बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। आपके ऑप्शन है, आरंभिक राज्यों और नगरों का इस दौरान उदय हुआ था, इस दौरान लोहे का उपयोग अधिक होने लगा था, सिक्कों का विकास अधिक होने लगा था, या फिर उपरोक्त सभी कारण। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कारणों की वजह से आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी जो काल है वो माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य साम्राज्य जो था इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग यानी कि वर्तमान का जो उड़ीसा है, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग पर जो विजय थी वो अशोक के द्वारा प्राप्त की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 15, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। आपके ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका अशोक ही वह पहला शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। वो कौन था, अशोक, ठीक है। आई होप बच्चों समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी उस लिपि में किस लिपि का उपयोग किया गया था, यानी कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया था, देवनागरी, फारसी, संस्कृति या फिर ब्राह्मी। तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ किसके द्वारा निकाला गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुद्रा शास्त्र क्या होता है। आपकी किताब में दिया हुआ है मुद्रा शास्त्र क्या है, सिक्कों का अध्ययन, धातु का अध्ययन, अभिलेख का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप मुद्रा शास्त्र से पहले ये समझ लीजिए कि मुद्रा यानी कि सिक्का, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया कि सिक्कों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, खुदाई में मिले अवशेषों को, अभिलेख के अध्ययन को, पुरातत्व स्रोतों को, इनमें से कोई नहीं। तो अभिलेख शास्त्र जो है वो अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था, राजकीय भूभाग, कृषि भूमि, अग्रहार, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो भूभाग हुआ करता था उसे अग्रहार कहा जाता था, मतलब कि आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। वे कौन से दो क्षेत्र थे, मगध और तक्षशिला, स्वर्णगिरी और उज्जैनी, स्वर्णगिरी और तक्षशिला, तक्षशिला और उज्जैनी। तो वे दो क्षेत्र थे
तक्षशिला और उज्जैनी। कौन से दो क्षेत्र थे? तक्षशिला और उज्जैनी, यानी कि आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। ठीक है, आई होप अभी तक के जो 20 प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं, ये सभी के सभी प्रश्न और इनके उत्तर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक की आपको वीडियो कैसी लगी। और चलिए हम आगे प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे किसकी उपाधि धारण की थी? यानी कि कुषाण शासकों के द्वारा किस उपाधि का धारण किया गया था? देवपुत्र, सम्राट, देवतुल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है देवपुत्र की उपाधि इन्होंने अपने नाम के आगे धारण की थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य की सैनिक प्रशासन की उप समिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, आपको वो बताना है। तो पहली समिति थी नौसेना का संचालन, सही है। दूसरी समिति थी यातायात खान पान की देखरेख करने वाली, ये भी सही है। तीसरी समिति थी पैदल सैनिक संचालन, ये भी सही है। चौथी थी रथरोही, ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है बल्कि एक आंसर है कि चौथी जो उप समिति थी वो थी अश्वरोही। ठीक है, और पांचवी उप समिति थी रथारोही। चौथी उप समिति थी अश्वरोही और पांचवी थी रथरोही। छठी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इसलिए उसे बताया नहीं गया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे मौर्य साम्राज्य की सैनिक प्रशासन की जो उप समितियाँ हैं उसके बारे में ये प्रश्न था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से श्रेणी किसे कहा जाता था? जमींदारों के संघ को, किसानों के संघ को, व्यापारियों के संघ को, या फिर अधिकारियों के संघ को? तो व्यापारियों का जो संघ हुआ करता था इसे उस समय श्रेणी कहा जाता था। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त शासकों के इतिहास किसकी सहायता से लिखा गया है? साहित्यों की सहायता से, सिक्कों की सहायता से, अभिलेखों की सहायता से, या फिर उपरोक्त सभी? तो गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो साहित्य, सिक्के और अभिलेख उपरोक्त सभी केंद्रों की तरह से केंद्रों को जोड़कर, यानी कि उपरोक्त सभी साहित्य, सिक्के, अभिलेखों को जोड़कर ही गुप्त शासकों का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण, शक, सातवाहन, या फिर गुप्त शासक? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है मौर्य साम्राज्य की सैनिक जो गतिविधि हुआ करती थी वो किसके द्वारा संचालित होती थी? 2 समिति और 4 उप समिति, 1 समिति 6 उप समिति, 3 समिति 4 उप समिति, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य साम्राज्य की जो सैनिक गतिविधि थी वो 1 समिति और 6 उप समितियों के द्वारा संचालित होती थी, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27। धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, या फिर चाणक्य? तो धम्म के सिद्धांत की जो शुरुआत है वो अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है मौर्य साम्राज्य का जो अंत था वो कब हुआ था? 180 ईसा पूर्व, 192, 197, या फिर 185? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंत था वो लगभग 100, देखिए एक करेक्ट डेट नहीं है बल्कि यही बताएगा कि लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन, नागार्जुन, पाणिनि, अश्वघोष? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है गदतिंदु जातक नामक कहानी में क्या बताया गया है? मौर्य साम्राज्य के शासन के बारे में,
जनता में राजा की छवि के बारे में, मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में, प्रजा के शासक के प्रति प्रेम के बारे में। तो गदितिंदु जातक नामक जो कहानी है इसमें जनता में राजा की छवि के बारे में बताया गया है। जनता में राजा की छवि क्या है, ये गदितिंदु नामक जातक जो कहानी है इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? पहला, बड़ों का आदर करना, सही है। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सही है। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का अनादर, ये गलत है। अशोक के धम्म के सिद्धांत में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आप अनादर कीजिए, बल्कि उसमें ये कहा गया कि दूसरे के धर्मों और परंपराओं को आपको आदर करना चाहिए। जैसे हमारा धर्म है वैसा ही उनका भी धर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। प्रभावती गुप्त जो थी यह किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही आंसर है प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुदर्शन झील का निर्माण या फिर सुदर्शन झील की जो मरम्मत थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? देखिए प्रश्न सिर्फ इतना है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? राजा रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? तो इसका सही आंसर है सुदर्शन झील की मरम्मत जो थी वो राजा रुद्रदमन के द्वारा करवाई गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है, महामात्य अधिकारियों का कार्य क्या हुआ करता था? महामात्य जो अधिकारी थे इनका क्या कार्य होता था? राजस्व एकत्रित करना, धम्म का प्रचार करना, सेना की गुप्तचरी करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महामत अधिकारियों का जो कार्य था वो था धम्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था? महामत अधिकारियों का कार्य होता था धम्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका 34 है इसका सेकंड सही है। आखिरी प्रश्न बचता है बच्चों इस वीडियो का, इस लाइव सेशन का, पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छोटे किसानों, जमींदारों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो पाली भाषा में गहपति शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी कमेंट बॉक्स नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आज का हमारा लाइव सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ बच्चों आज का लाइव सेशन, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये लाइव सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।